आप लोगों का पीआर यादव के एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सब आप लोग समझ गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद हम लोग अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। पोटेशियम का जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है वो तीन रूप से हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारा इंट्रासेलुलर स्पेस में, क्योंकि पोटेशियम केटायन होता है तो यही हमारे वाटर को रिटेन करके रखता है इंट्रासेलुलर में, सेल के अंदर, ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर में। ब्लड में हमारा सोडियम वाटर को रिटेन करके रखता है और सेल के अंदर पोटेशियम वाटर को रिटेन करके रखता है। सबसे पहला काम हो गया। दूसरा काम नर्व और मसल का फंक्शन, नर्व और मसल का फंक्शन करवाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जनरेट करवाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाता है पोटेशियम, ठीक ना। उसके बाद तीसरा जो काम होता है एसिड बेस बैलेंस करता है, ठीक ना। तीसरा एसिड बेस बैलेंस, यह अपने आप को इनफ्लक्स और इफ्लक्स करके, मतलब से अगर यह ब्लड से इसी आईसीएफ सेल के अंदर जाएगा तो सेल अपने अंदर से हाइड्रोजन को ब्लड में देगा, जिसके कारण से कि एसिडोसिस होगा, ठीक ना। तो एसिड बेस बैलेंस, नर्व मसल फंक्शन देखने को मिलता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो सबसे, और इसका ऑप्शन देखें तो कह रहा है डी नंबर जो ऑप्शन है वह कह रहा है इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन जो हमारा होता है T3 T4 कैल्सिटोनिन, ये सब T3 T4 जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसको सिंथेसिस करने में हमारा आयोडीन यूज होता है, ना कि पोटेशियम यूज होता है। तो यह तो गलत हो जाएगा। इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस में, प्रोडक्शन में आयरन का यूज होता है, ना कि पोटेशियम का होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है को फैक्टर ऑफ सेवरल एंजाइम, ये पार्शियली सही कह सकते हैं, थोड़ा सा सही कह सकते हैं, क्योंकि जो नर्व मसल फंक्शन में जो हमारा रोल निभाता है वो, इसलिए या तो पार्शियली ट्रू कह सकते हैं। लेकिन रेगुलेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल, सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम का जो मेन जो फंक्शन है वह मेन और एग्जैक्ट जो फंक्शन है इसका, वह इंट्रासेलुलर सेल के अंदर वाटर को रिटेन करके रखता है। साइटोप्लाज्म में जो वाटर रहता है उसे रिटेन करके रखता है इंट्रासेलुलर स्पेस में, ठीक ना। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रेगुलेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल्स। इसका रैशनल कह रहा है पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। पोटेशियम मदद करता है इंट्रासेलुलर में फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करके रखता है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, ताकि हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड वहाँ से ना आ सके। एंड एल्सो एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सचेंजिंग विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक्सचेंज करके एसिड बेस बैलेंस को भी बैलेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैटायन। इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैटायन है। कैटायन का मतलब हो गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम पे भी पॉजिटिव चार्ज रहता है, और बायोकार्बोनेट HCO3 जो है इस पर निगेटिव चार्ज रहता है। क्लोराइड इस पर भी निगेटिव चार्ज रहता है, क्योंकि इस पर इसका जो 17 जो एटॉमिक नंबर इसके कारण से इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो यह दोनों तो गलत हो जाएगा। सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज रहता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक ना। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम प्रेजेंट होता है, 135 से 145 mg/लीटर में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वह सोडियम हो जाएगा।
क्योंकि यह मोस्ट एबंडेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक ना। इसलिए पोटेशियम तो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है, 3 to 5 में प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये आंसर सोडियम सही हो जाएगा। अगर कैल्शियम भी यहाँ पे ऑप्शन में रहता तो सोडियम ही होता आंसर इसका सही। व्हिच इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लूइड कैटायन, कौन सा फ्लूइड इसमें कैटायन प्रेजेंट रहता है, तो होता दोनों है। अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी रहता तो दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, तो इसमें सिर्फ सोडियम होगा। इसका रेशनल को देखें तो कह रहा है सोडियम इज द मोस्ट एबंडेंट कैटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ECF में सबसे ज़्यादा में सोडियम प्रेजेंट होता है, अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर। जो भी कैटायन प्रेजेंट होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब में से 90% सोडियम प्रेजेंट होता है। इट मेंटेन्स हाफ ऑफ टोटल ऑस्मोलरिटी ऑफ ECF। यह जो है ECF हमने पढ़ा कि ICF सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर रहा था, वह पोटेशियम मेंटेन कर रहा था, क्योंकि वह 130 से 140 MEQ पर लीटर में प्रेजेंट था। और ब्लड में हमारा सोडियम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ताकि हमारा ब्लड वेसल से बाहर हमारा ब्लड ना आ सके, ठीक ना, रिटेन करके फ्लूइड को रखता है। तो इट मेंटेन्स हाफ ऑफ टोटल ऑस्मोलरिटी। जो हमारा ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी होता है 270 से 310 mOsmol पर लीटर, तो उसमें से हाफ ऑस्मोलरिटी केवल सोडियम मेंटेन करता है, जो कि 142 होता है। 295 का रहा आउट ऑफ 295 में 142, हाफ 140 के आसपास, मीन्स हाफ हो गया। तो यह केवल सोडियम मेंटेन करता है। सो सोडियम प्लेज की रोल इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ECF। सोडियम जो हमारा होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो ECF में होता है, वह की रोल सबसे मुख्य रूप से यही फॉलो करता है और निभाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड आर मेंटेन्ड बाय, ठीक है ना। बॉडी का मतलब बॉडी, कोई भी जब कहेगा कि आपके बॉडी में इडिमा हो रहा है, तो ब्लड के हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसमें इडिमा हुआ है, ठीक ना। अगर ICF का नाम आ जाएगा तब वह सेल में इडिमा देखने को मिलेगा, ठीक ना। अगर सिर्फ बॉडी कह रहा है तो इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर और एसिड बेस बैलेंस बॉडी फ्लूइड्स में कौन मेंटेन करता है, ठीक ना। हमारे बॉडी में कौन मेंटेन करता है, मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन मेंटेन करता है। जो तो अभी हमने पढ़ा कि सोडियम मेंटेन करता है, तो इसका आंसर सोडियम हो जाएगा। फ्लोरीन, मैग्नीशियम और जिंक, ये सब इंट्रासेलुलर में मेजर एबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, ना कि ECF में मैग्नीशियम, फ्लोरीन और जिंक यह बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक ना। यह सब बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखें तो रिटेंशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट, मतलब ज़्यादा वाटर और फ्लूइड रिटेन हो रहा है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिटेन हो रहा है, तो उसका कौन कारण है, क्यों हो रहा है। तो उसमें हमने पढ़ा कि सोडियम, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि सोडियम सबसे ज़्यादा वाटर को रिटेन करके रखता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और बॉडी में, तो इसका आंसर भी सोडियम ही हो जाएगा। इसका भी सोडियम क्लोराइड हमारा रहता है, लेकिन यह निगेटिव है न, यह निगेटिव चार्ज रहता है, एनायन रहता है, इसलिए यह वाटर को रिटेन नहीं करता है। पोटेशियम बहुत ही कम मात्रा में रहता है, ठीक ना। वाटर तो रिटेन करता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में रहता है, और ICF में पोटेशियम वाटर को रिटेन करके रखता है, और कैल्शियम भी हमारा बहुत ही कम मात्रा में रहता है, इसलिए यह वाटर को उतना नहीं रिटेन करके रखता है। सबसे ज़्यादा सोडियम ही वाटर को रिटेन करके रखता है, इसलिए सोडियम आंसर हो जाएगा। इसका रेशनल देखें तो कह रहा है फ्लूइड रिटेंशन एंड एक्सक्रीशन इज बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। फ्लूइड रिटेंशन और एक्सक्रीशन जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड कंपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया तो ज़्यादा वाटर रिटेन करेगा। हमने पढ़ा 270 से 310 ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, अगर 400 ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा तो जितना भी सेल में ब्लड रहेगा वह सारा, सेल में जितना भी फ्लूइड रहेगा वह सारा हमारे ब्लड वेसल्स में वह
खींच लेगा और हमारा सेल श्रिंक हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है फ्लूइड रिटेंशन एंड एक्सक्रीशन इज बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही मेंटेन करता है। सोडियम इज द चीफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन, सोडियम इज द चीफ मतलब मुख्य रूप से एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है। सो इट मेंटेन्स ECF, इसलिए यह ECF को मेंटेन करता है। एंड पोटेशियम इज चीफ इंट्रा सेलुलर कैटायन, पोटेशियम जो है इंट्रा सेलुलर कैटायन सेल के अंदर चीफ मात्रा में पाया जाता है। सो इट मेंटेन्स ICF बैलेंस, सोडियम ECF को बैलेंस करता है और पोटेशियम ICF को बैलेंस करता है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेजर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस आर, कौन कौन सा ज़्यादा मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वह फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है, फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है। तो हमने पढ़ा कि सोडियम और पोटेशियम में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सोडियम हमारे ECF में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है तो ECF में सोडियम मेंटेन करता है, और ICF में ये पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होता है तो पोटेशियम मेंटेन करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, विटामिन B और मैग्नीशियम, यह तो बहुत ही कम मात्रा में रहता है तो यह तो उतना मेंटेन नहीं कर पाएगा। फैट्स एंड प्रोटीन्स, फैट और प्रोटीन रहता है, यह भी उतना मात्रा में हमारा नहीं रिटेन करके रखता है। क्लोराइड एंड कार्बोहाइड्रेट ये भी उतना मात्रा में नहीं रखता है। एक तो क्लोराइड हमारा एनायन है तो इसलिए यह उतना वाटर रिटेन कर ही नहीं सकता है। तो लास्ट ऑप्शन जो है पोटेशियम और सोडियम है तो यही सही हो जाएगा। हम पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं कि पोटेशियम और सोडियम ही वाटर को रिटेन कर रहा है, ICF में पोटेशियम और ECF में सोडियम रिटेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है ए क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग पोटेशियम डेफिसिट ड्यू टू, ठीक ना, ए क्लाइंट इज एट रिस्क, एक क्लाइंट है वह इसमें से कौन सा क्लाइंट सबसे ज़्यादा रिस्क पे है पोटेशियम डेफिसिट, पोटेशियम डेफिसिट का मतलब हो गया पोटेशियम लॉस, पोटेशियम कम हो जाना, हाइपोक्लेमिया हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा पेशेंट सबसे ज़्यादा रिस्क पे है, तो सबसे पहला ऑप्शन इसका कह रहा है सस्टेन्ड टिश्यू डैमेज। जब हमने पढ़ा कि टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम रहता है, जब टिश्यू डैमेज होगा तो उसके अंदर से पोटेशियम बाहर आएगा, जब पोटेशियम बाहर आएगा तो हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा, तो यह तो गलत हो जाएगा। रिपीटेड नेसोगैस्ट्रिक सक्शन, यह सही हो सकता है क्योंकि जब हम लोग नेजोगैस्ट्रिक सक्शन का मतलब हो गया कि NG ट्यूब के द्वारा जब स्टोमक से सक्शन करते हैं, एक तो जो हम खाना खा रहे हैं उसमें पोटेशियम प्रेजेंट होता है और हमारे स्टोमक में पेराइटल सेल भी, हमारा पेराइटल सेल भी पोटेशियम सिक्रीट करता है, जो कि हम सक्शन कर लेंगे तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन पोटेशियम का कम होगा, जिसके कारण से हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा, पोटेशियम डेफिसिट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखिए तो एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज में हमारा साल्ट शुगर सेक्स जो हार्मोन रहता है वह कम हो जाता है, साल्ट शुगर सेक्स हार्मोन कम हो जाता है, जिसके कारण से और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वह कम हो जाता है। जब एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है कि सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है, लेकिन जब एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा, एडिशन डिजीज हो जाएगा तो उसमें एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा, साल्ट शुगर सेक्स हार्मोन कम हो जाएगा, तो उसमें हमारा सोडियम को बाहर निकालेगा और पोटेशियम को रिटेन करेगा, तो इसमें भी हमें हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। पोटेशियम रिटेनिंग डाययूरेटिक, पोटेशियम रिटेनिंग डाययूरेटिक कहने का मतलब है ऐसा डाययूरेटिक जो हम यूज करेंगे, डाययूरेटिक जो ड्रग है कैटेगरी का, डायलिसिस कैटेगरी का ड्रग जो है उसमें पोटेशियम रिटेनिंग है, जिसमें कि स्पाइरोलोक्टोन ड्रग आता है, वो अगर यूज करते हैं तो हमारा पोटेशियम को रिटेन करेगा और सोडियम कैल्शियम ये सब को बाहर निकालता है। तो ऐसे में पोटेशियम को जब रिटेन करेगा तो इसमें भी हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। यही एक जो बी ऑप्शन जो है रिपीटेड नेसोगैस्ट्रिक सक्शन करेंगे तो सारा हमारा पोटेशियम बाहर चला जाएगा, वह एब्जॉर्ब नहीं होगा और हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पोटेशियम डेफिसिट देखने को मिलेगा। इसी में
काउजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया का कारण आप देख लें तो डेफिसिट पोटेशियम इंटेक, हम लोग पोटेशियम सही से खाना इंटेक ही नहीं ले रहे हैं, खाना पोटेशियम वाला जो डाइट रहता है वो नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम ड्यू टू प्रोलॉन्ग एनजी सक्शन, एनजी सक्शन के द्वारा एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम हो रहा है, वोमिटिंग के द्वारा, डायरिया के द्वारा, एक्सेस डायफोरेसिस, पसीना ज़्यादा बह रहा है, ठीक ना, पसीना ज़्यादा बह रहा है, ऊन ड्रेनेज, ऊन का जब हम लोग ड्रेनिंग करेंगे, सक्शन करेंगे, जब कोई भी ऊन रहता है हमारे बॉडी पे, तो वहाँ पे हम लोग क्लीन करते हैं, एनएस से क्लीन करते हैं, बिटाडिन से क्लीन करते हैं, तो वहाँ से हमारा टिश्यू रिटेन होता है, ठीक ना। और फ्रुसमाइड अगर देते हैं, फ्रुसमाइड देंगे तो उसमें तो हमारा पूरा सोडियम, कोई भी फ्रुसमाइड देंगे, फ्रुसमाइड जो है लूप डाययूरेटिक ड्रग है, और यहाँ पे पोटेशियम रिटेनिंग डाययूरेटिक कर रहा है। पोटेशियम रिटेनिंग में स्पाइरोलेक्टिन होता है जो पोटेशियम को रिटेन करता है, लेकिन फ्रुसमाइड लूप डाययूरेटिक कैटेगरी का ड्रग है, जिसमें कि हमारा पूरे सोडियम को तो रिटेन करेगा, लेकिन पोटेशियम, कैल्शियम ये सब को बाहर निकालेगा। सोडियम को निकालता है लेकिन वो कम मात्रा में एक्सक्रीट करता है, सोडियम को कम मात्रा में एक्सक्रीट करता है, ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम ये सब इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालता है। और कोर्टिकोस्टेरॉइड, पोलीयूरिया, ज़्यादा यूरिन पास करेंगे तो पोटेशियम बाहर जाएगा। एल्डोस्टेरोनिज्म जो बताया, एल्डोस्टेरोन, कसिंग सिंड्रोम में हमारा जो है एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है। जब हमारा एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाएगा तो देखने को मिलेगा एल्डोस्टेरोन कसिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखें तो इसमें कह रहा है रेशनल को पहले मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम ईसीएफ, हमारा जो ईसीएफ का जो मूवमेंट होता है पोटेशियम में, मूवमेंट फ्रॉम ईसीएफ टू आईसीएफ, जब हमारा पोटेशियम ईसीएफ टू आईसीएफ में जाएगा इन कंडीशन लाइक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा, ठीक ना, इन लाइक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा एंड हाइपर इंसुलिन, हमने आपको बताया था एसिडोसिस देखने को मिलेगा, लेकिन एल्कोलोसिस होता है, क्यों होता है ये हम आपको आगे बताएंगे कि एल्कोलोसिस क्यों होता है। ऐसे होना चाहिए एसिडोसिस, लेकिन हम आपको बताएंगे कि एल्कोलोसिस क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द नर्स आइडेंटिफाइज दैट नेजोगेस्ट्रिक ड्रेनेज, एक नर्स आइडेंटिफाई कर रही है कि एक पेशेंट जो है नेजोगेस्ट्रिक ड्रेनेज उसमें कर रहे हैं, मिस नेजोगेस्ट्रिक सक्शनिंग कर रहे हैं, वोमिटिंग पे है, डायरिया पे है, एंड द यूज ऑफ डायोटिक, और डायोटिक्स पे है, वुड लाइकली काउज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उसमें देखने को मिलेगा। अगर नेजोगेस्ट्रिक ड्रेनेज कर रहे हैं तो उसमें हमारा सोडियम पोटेशियम जितना होता है वो सारा ड्रेन होगा, ठीक ना, सारा सक्शन के द्वारा बाहर आएगा, लेकिन पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में बाहर आएगा, ठीक ना, पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में बाहर आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा पेराइटल सेल भी पोटेशियम को सिक्रीट कर रहा है, ठीक ना, और जो खाना के द्वारा और वोमिटिंग करा है, वोमिटिंग के द्वारा भी हमारा पोटेशियम ज़्यादा आएगा, सोडियम कम आएगा, ठीक ना, क्योंकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा जा करके हमारा इंटेस्टाइन में होता है। डायरिया स्टूल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम प्रेजेंट होता है, इसलिए जब डायरिया जब होता है किसी को तो उसमें आरएल इन्फ्यूज करते हैं, ना कि एनएस इन्फ्यूजन चढ़ाते हैं। स्टूल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, ठीक है। एंड द यूज ऑफ डायूरेटिक्स, जब डायूरेटिक्स हमने अभी बताया कि डायूरेटिक्स जब यूज करते हैं डायूरेटिक्स तो उसमें पोटेशियम कम मात्रा में बाहर जाता है, पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में बाहर जाता है, और सोडियम को वो रिटेन करता है, सोडियम को कम मात्रा में बाहर जाने देता है। डायूरेटिक हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, तो अगर सोडियम बाहर हो जाएगा तो सारा फ्लूइड ही बाहर हो जाएगा, तो इसलिए सोडियम को कम बाहर निकालता है और
पोटेशियम को ज़्यादा बाहर निकालता है। इन सभी कंडीशन को हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम बाहर निकलता है, सोडियम निकलता है लेकिन वह कम मात्रा में निकलता है, ठीक ना। तो एक तो हाइपरकैलेमिया है, ये तो गलत ही हो जाएगा। हाइपरनेट्रीमिया, क्योंकि ये लॉस हो रहा है तो हाइपर का तो कोई चांस ही नहीं है। हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है लेकिन यह कम मात्रा में होता है, ठीक ना। हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है लेकिन कम मात्रा में होता है। अगर हाइपोकैलेमिया ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हाइपोनेट्रीमिया ही ऑप्शन होगा और बेस्ट आंसर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। बेस्ट आंसर हमें चूज करना है, यहाँ पे परफेक्ट आंसर चूज करना है, प्रियोरिटी बेस्ड क्वेश्चन यूज करना ऑप्शन हमें चूज करना रहता है, तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है ए पेशेंट विथ कार्डियक हिस्ट्री, एक पेशेंट है वह कार्डियक हिस्ट्री का है, कार्डियक में कोई उसका एबनॉर्मलिटी है, हिस्ट्री है उसका, उस समय वह एबनॉर्मलिटी नहीं है, ठीक ना। इज टेकिंग द डाययूरेटिक फ्रुसमाइड, वह डाययूरेटिक फ्रुसमाइड लेसिक्स ले रही है जो कि लूप डाययूरेटिक है, जिसमें सोडियम रिटेन होता है और पोटेशियम बाहर हो जाता है। सोडियम तो रिटेन होता है लेकिन पोटेशियम ज़्यादा बाहर हो जाता है, ठीक ना। एंड इज सीन इन द इमरजेंसी फॉर मसल वीकनेस, और उसमें मसल वीकनेस देखने को मिल रहा है, ठीक ना। व्हिच लेबोरेटरी फॉर वैल्यू डू यू एसेस फर्स्ट, ठीक ना। इसमें से कौन सा लेबोरेटरी वैल्यू हम लोग फर्स्ट एसेस करेंगे, तो डी नंबर ऑप्शन देखें तो नहीं, ए नंबर ऑप्शन से हम लोग देखते हैं तो सीरम एल्बुमिन कह रहा है। एल्बुमिन का इससे कोई रिश्ता नहीं है। एल्बुमिन हम लोग लिवर डिजीज में देते हैं, ठीक ना। और अगर ज़्यादा एल्बुमिन, अगर ज़्यादा हमें वाटर जो हमारा ब्लड का उसका ऑस्मोलिटी बहुत ही कम हो जाए तो एल्बुमिन देते हैं, ठीक ना। तो यह इसका कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं है। हेमेटोक्रिट, हेमेटोक्रिट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक ना। ब्लड में हेमोग्लोबिन कितना मात्रा में प्रेजेंट है और हमारे ब्लड का विस्कोसिटी कितना है उसके अनुसार हमारे ब्लड में आरबीसी किस परसेंटेज में प्रेजेंट है, ठीक ना, उसे हेमेटोक्रिट कहते हैं। तो हेमेटोक्रिट का इससे यहाँ से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यह इनकरेक्ट हो जाएगा दोनों। सीरम सोडियम कह रहा है, सीरम सोडियम तो होगा लेकिन सीरम सोडियम अगर होगा तो उसमें ज़्यादा कार्डियक कह रहा है, कार्डियक हिस्ट्री का पेशेंट है, इसलिए हमें कार्डियक हिस्ट्री को देखना है, ठीक ना। और मसल वीकनेस को देखने को मिल रहा है, ठीक ना, मसल वीकनेस भी देखने को मिल रहा है। तो सीरम सोडियम से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, ना हार्ट में देखने को मिलेगा और हमारे मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। मसल वीकनेस सोडियम अगर एबनॉर्मल हो जाए तो देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ तो लूप डाययूरेटिक कर रहा है फ्लूसमाइड जिसमें सोडियम को रिटेन करता है, ज़्यादा तो बाहर जाने देता नहीं है और ज़्यादा पोटेशियम बाहर निकलता है, तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा हमको मेन पोटेशियम को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर पोटेशियम बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन जनरेट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा, जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। और पोटेशियम जो हमारा रहता है रिपोलराइज करने में मदद करता है, जब हमारा मसल्स रिलैक्स होता है। जो सोडियम जो होता है हमारा डिपोलराइजेशन में मदद करता है, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, और पोटेशियम जो है रिपोलराइज मीन्स रिलैक्सेशन में मदद करता है। तो हमारा पोटेशियम जब रहेगा तो वह रिपोलराइज ही नहीं हो पाएगा और मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहा है ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट, एक नर्स है प्रिपेयरिंग कर रही है क्लाइंट के केयर के लिए विथ ए पोटेशियम डेफिसिट, के डेफिसिट, पोटेशियम डेफिसिट, उसमें बहुत ही पोटेशियम कम है, ठीक ना, उसमें बहुत ही पोटेशियम कम है पहले से ही। जब वह नर्स उसका लेबोरेटरी फाइंडिंग करती है तो उसमें पोटेशियम बहुत ही कम रहता है। द नर्स रिव्यूज द क्लाइंट्स रिकॉर्ड, नर्स जब क्लाइंट के रिकॉर्ड को रिव्यू करती है एंड डिटरमाइंस द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग, इनमें से कौन सा क्लाइंट, डिटरमाइंस द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग, इनमें से कौन सा क्लाइंट सबसे ज़्यादा पोटेशियम डेफिसिट पे देखने को मिलेगा। बिकॉज द क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट किस कंडीशन में रहेगा तो हमें पोटेशियम डेफिसिट देखने को मिलेगा। कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है इज ऑन पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, हमने पहले ही देखा कि पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक जो स्पाइरोलेक्टोन होता है, अगर वो हम
उसे डाययूरेटिक के रूप में दे रहे हैं तो उसमें पोटेशियम को रिटेन करता है और सोडियम कैल्शियम यह सब को बाहर निकलता है। तो इसमें तो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, ज़्यादा एक्सेसिव पोटेशियम देखने को मिलेगा। हैज हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज, हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज, अगर रीनल डिजीज का अगर रीनल फेलियर है, रीनल डिजीज अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसमें हमारा जो रीनल होता है वो कम फंक्शन करता है, जिसके कारण से पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, जिसके कारण से ज़्यादा पोटेशियम देखने को मिलेगा। हैज हिस्ट्री ऑफ एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज में भी हमने बताया कि एल्डोस्टेरोन जो होता है वो हमारा कम हो जाता है, जिसके कारण से सोडियम को एक्सक्रीट करेगा और पोटेशियम को रिटेन करेगा। नॉर्मली जो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम को रिटेन करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, लेकिन एडिशन डिजीज में हमारा एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है, जिसके कारण से पोटेशियम को रिटेन करेगा और सोडियम को एक्सक्रीट करेगा। तो इस और बी नंबर ऑप्शन देखें तो ई जो नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, बिल्कुल सही, हम पहले से ही देखते आ रहे हैं जब नेजोगैस्ट्रिक सक्शन करेंगे तो उसमें पोटेशियम कम देखने को मिलेगा, पोटेशियम बाहर आ जाएगा, सोडियम भी बाहर आएगा लेकिन वह कम मात्रा में बाहर आता है। तो इसलिए इजोन नेजोगैस्ट्रिक ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेशेंट सबसे ज़्यादा पोटेशियम डेफिसिट पे देखने को मिलेगा, तो इजोन नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। व्हिच परगेटिव काउजेज हाइपोकैलेमिया, परगेटिव मिस हो गया, परगेटिव इनिमा कहते हैं, वाइल इनिमा, कोल्ड इनिमा हम लोग यूज करते हैं पेशेंट में न्यूट्रिएंट के लिए, सॉफ्टनिंग द स्टूल के लिए, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें हम लोग इनिमा यूज करते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा परगेटिव इनिमा हाइपोकैलेमिया काउज करेगा, इनमें से कौन सा परगेटिव इनिमा हाइपोकैलेमिया काउज करेगा। तो कह रहा है डल्कोलेक्स, डल्कोलेक्स जो होता है वह हमारा लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट है, ठीक ना। डल्कोलेक्स जो होता है हमारा वह लुब्रिकेंट इनिमा है जो कि स्टूल को सॉफ्ट करता है, ठीक ना। तो इसमें तो देखने को मिलेगा नहीं। लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन भी हमारा यह सॉफ्टन स्टूल को सॉफ्टन के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। लिक्विड को सॉफ्टन के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें तो देखने को मिलेगा नहीं। और कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल जो होता है इसका मेन फंक्शन जब हम लोग देते हैं तो उसमें इंटेस्टाइनल जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसे बढ़ाने के लिए देते हैं, ठीक ना। इंटेस्टाइनल का जो पेरिस्टाल्टिक होता है उसे बढ़ाने के लिए देते हैं और यह एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। जो हम पानी पिए हैं वह एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देगा ताकि वह स्टूल के साथ मिक्स हो जाए और स्टूल हमारा लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो इसका आंसर कैस्टर ऑयल हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर कैस्टर ऑयल हो जाएगा। देखिए इसका रेशनल देखें तो कैस्टर ऑयल एक्ट्स ऑन कैथेटिक इंक्रीजिंग बोवेल मूवमेंट, बोवेल मूवमेंट को बढ़ाता है। सो इट इनहिबिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को रोक देगा। सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम जीआईटी, जीआईटी के द्वारा सोडियम और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को भी रोक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स केयरिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, A nurse caring for a group of clients reviewed electrolyte lab results। एक नर्स जो है एक ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स को रिव्यू करती है, उसके लैब रिपोर्ट को देखती है, इलेक्ट्रोलाइट लैब रिपोर्ट को देखती है। तो उसमें कह रहा है कि एंड नोट से पोटेशियम लेवल 5.5 है, पोटेशियम लेवल जो है 5.5 है। जो हमने पढ़ा था कि पोटेशियम लेवल 3.5 to 5.1 mq पर लीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 5.5 है, मीन्स पोटेशियम ज़्यादा है, हाइपरकैलेमिया है। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट व्हिच क्लाइंट इज एट मोस्ट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोटेशियम वैल्यू एट दिस लेवल, इनमें से कौन सा मोस्ट रिस्क पे है इतना पोटेशियम देखने को जिसमें मिलेगा, सबसे ज़्यादा पोटेशियम किस पेशेंट में देखने को मिलेगा। सबसे पहला कह रहा है क्लाइंट टू कोलाइटिस, कोलाइटिस का मतलब हो गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, जो कोलोन जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन इंटेस्टाइन। तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन तो कम होगा, तो एब्जॉर्प्शन कम होगा तो हाइपो देखने को मिलेगा, इसमें
एब्जॉर्प्शन कम होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पोटेशियम का, सब चीज़ का जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होगा सब का एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो यह तो गलत हो जाएगा। क्लाइंट हु हैज़ बीन ओवर यूजिंग लेक्जेटिव्स, ठीक है, कह रहा है क्लाइंट हु हैव ओवर यूज लेक्जेटिव, जब लेक्जेटिव्स का यूज कर रहा है, तो हमने पढ़ा कि अभी कैस्टर वाइल्ड लेक्जेटिव्स में आता है, ठीक ना, पर्गेटिव एनिमा लेक्जेटिव्स जब हम लोग यूज करेंगे, लेक्जेटिव्स हम लोग डायरिया कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं, लेक्जेटिव एनिमा होता है, ठीक ना, जब हम लोग देंगे तो वहाँ से जल्दी से और फास्ट रूप में हमारा स्टूल सारा बाहर आ जाएगा, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, ठीक ना, एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा तो हमें हाइपो देखने को मिलेगा सारा चीज़। क्लाइंट स्विच कसिंग सिंड्रोम, जब कसिंग सिंड्रोम होता है, कसिंग सिंड्रोम में हमने पढ़ा था पहले कि एल्डोस्टेरोनिज्म जो होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन वह ज़्यादा रिलीज होता है, ज़्यादा रिलीज होने के कारण सोडियम को तो यह रिटेन करेगा लेकिन पोटेशियम को बाहर निकालेगा, तो इसमें भी नहीं देखने को मिलेगा, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन का रहा है क्लाइंट हु हैज सस्टेन्ड ए ट्रोमेटिक इंजरी, एक क्लाइंट सस्टेन्ड ए ट्रोमेटिक इंजरी, जब हमारा ट्रोमेटिक इंजरी जब चोट लग जाएगा, सेल डेड होगा, सेल टूटेगा, सेल मरेगा, तो उसके अंदर से हमारा पोटेशियम रिलीज होता है, ठीक ना। ट्रोमेटिक इंजरी जब कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई हमारा ओटी चल रहा है, ठीक ना, सर्जरी चल रहा है, तो उसमें सेल के अंदर से हमारा पोटेशियम रिलीज होता है, जिसके कारण से ज़्यादा पोटेशियम देखने को मिलेगा, हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा, ठीक ना। देखिए तो ये आंसर सही हो जाएगा, क्लाइंट हुए सस्टेन्ड ट्रोमेटिक इंजरी। रेशनल कराए काउजेज ऑफ हाइपरकेलेमिया का क्या कौन सा कारण है, पोटेशियम एक्सेस होने का कौन सा कारण है, देख लेते हैं। एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक बाय टेकिंग पोटेशियम कंटेनिंग फूड, अगर इनटेक करेंगे ज़्यादा पोटेशियम कंटेनिंग फूड, अगर ज़्यादा इनटेक करेंगे तो उसमें हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा, एक्सेस पोटेशियम देखने को मिलेगा। डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, जब पोटेशियम जब स्पेयरिंग डाययूरेटिक जब एस्पायरोनोलेक्टोन लेंगे तो पोटेशियम को रिटेन करेगा, हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। किडनी डिजीज में, एडिनल इंसफिशियंसी में, लाइक एडिशंस डिजीज में, इन सब डिजीज में हमें पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ, जब आईसीएफ इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर में जब पोटेशियम आएगा तो उसमें भी हमें पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलेगा। एसिडोसिस, टिश्यू जब डैमेज होगा तब, ट्रोमेटिक इंजुरी में, हाइपर कैटेबोलिज्म में, हाइपर यूरिसीमिया में देखने को मिलेगा। 87 नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहा है स्पायरोनोलेक्टोन प्रोड्यूसेस, स्पायरोनोलेक्टोन जो है उसके कारण से हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोड्यूस, इसके कारण से क्या प्रोड्यूस होगा और क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या जनरेट होगा। जब स्पायरोनोलेक्टोन ड्रग जब हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, किसी ह्यूमन को दे रहे हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, स्पायरोनोलेक्टोन ड्रग जो होता है वह पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक ड्रग होता है, जिसमें कि पोटेशियम को वह रिटेन करता है, ठीक ना। जब पोटेशियम को रिटेन करेगा तो हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा, ठीक ना। और यह जो होता है पोटेशियम स्पेयरिंग, वह एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को स्टॉप कर देता है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन हमने देखा कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन था सोडियम को रिटेन करता है, पोटेशियम को बाहर निकालता है, लेकिन जब स्पायरोनोलेक्टोन यूज करेंगे एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को स्टॉप कर देगा और पोटेशियम को रिटेन करने लगेगा, जिससे हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। इसका रेशनल देखें तो स्पायरोनोलेक्टोन इज ए पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, स्पायरोनोलेक्टोन जो है एक पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है, डेट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन के फंक्शन एक्शन को ब्लॉक करता है ऑन द रीनल ट्यूब्यूल पे ब्लॉक करता है। सो फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इज ब्लॉक, सोडियम के रिटेंशन और एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इज ब्लॉक कर देता है। और स्पायरोनोलेक्टोन एक्ट्स ऑन
डिक्रीज पोटेशियम लॉस, डिक्रीज पोटेशियम लॉस जो हो रहा था उसे डिक्रीज कर देता है इन द यूरिन व्हिच रिजल्ट इनटू हाइपर, जिसके कारण से हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसमें कह रहा है ए पेशेंट हैड एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी। एक पेशेंट जो है एक्सटेंसिव मतलब ज़्यादा देर से और प्रोलॉन्ग सर्जरी, ज़्यादा देर से कंटिन्यू सर्जरी हो रहा है, एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी, प्रोलॉन्ग मीन्स लंबा हो गया, प्रोलॉन्ग सर्जरी चल रहा है। व्हिच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर्ड मोस्ट क्लोजली, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम लोग मोस्ट क्लोजली मॉनिटर करेंगे, सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेजर करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने पढ़ा कि जब सेल इंजरी होता है, हमारा ट्रोमेटिक इंजरी होता है, जब हमारा सर्जरी चल रहा है तो उसमें सेल जब टूटेगा तो सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर आएगा। तो जब पोटेशियम बाहर आएगा तो पोटेशियम को ही सबसे, क्योंकि अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा हमारे ब्लड में तो कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिल सकता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले पोटेशियम को देखते हैं। सेल में हमारा सोडियम कम रहता है तो इसलिए इसको तो देखना ही कम है, कैल्शियम भी कम रहता है और क्लोराइड भी हमारा सेल के अंदर बहुत ही कम रहता है, तो ये तीनों तो गलत ही हो जाएगा। पोटेशियम सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है और इससे हमारे कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिल सकता है, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकता है उसे अगर जल्दी से कंट्रोल नहीं किया गया तो, इसलिए पोटेशियम को सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ड्यूरिंग सर्जरी लॉट ऑफ टिश्यू डैमेज अकर, ड्यूरिंग सर्जरी लॉट ऑफ टिश्यू डैमेज अकर, सर्जरी के दौरान बहुत सारे टिश्यू डैमेज होते हैं। व्हिच काउज द पोटेशियम टू लीव द सेल, जिसके कारण से पोटेशियम सेल को छोड़ देते हैं। काउजिंग हाइपरकैलेमिया, जिसके कारण हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। व्हिच कैन काउज डिसरिथ, जिसके कारण से डिसरिथमिया देखने को मिल सकता है, कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग्स, इनमें से कौन सा ईसीजी फाइंडिंग्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया, इसमें से कौन सा ईसीजी फाइंडिंग्स हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। तो हाइपोकैलेमिया में क्या हो गया, हमारा जो पोटेशियम है वह पोटेशियम कम हो जाएगा। तो हमने पोटेशियम का काम क्या रहता है हमारे हार्ट में, ईसीजी जो होता है हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को ही रीड करके उसे प्रिंट करता है ग्राफ पे। तो पोटेशियम का काम क्या है, उस पोटेशियम जो है हमारा रिपोलराइजेशन में मदद करता है। पोटेशियम ही हमारा, सोडियम तो चार्ज कर दिया, इलेक्ट्रिक कंडक्शन को रिलीज कर दिया, लेकिन पोटेशियम भी मदद करता है कंडक्शन में, रिलीज करने में। लेकिन मेन रूप से जब सोडियम और पोटेशियम दोनों मिल करके हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, लेकिन जब रिपोलराइजेशन करने का समय आएगा तो इसमें हमारा पोटेशियम ज़्यादा रोल निभाता है। रिपोलराइजेशन में हमारा पोटेशियम ज़्यादा रोल निभाता है, ठीक ना। पोटेशियम ज़्यादा निकलेगा और रिपोलराइजेशन का मतलब हमारा हार्ट रिलैक्स देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का वोल्टेज कम हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें क्या देखने को मिलेगा, जब हमारा रिपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, रिपोलराइजेशन करता है, लेकिन जब हाइपोकैलेमिया कम हो जाएगा तो रिपोलराइजेशन स्लो हो जाएगा। हमारा जो हार्ट का जो है रिपोलराइजेशन है, हार्ट जो रिलैक्स करता है, जब QRS कॉम्प्लेक्स बनता है वह तो कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो T वेव बनता है वह रिलैक्सेशन मोड में बनता है। तो जब पोटेशियम कम हो गया तो हमारा जो रिलैक्सेशन होता है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण से कि हमारा T वेव जो होता है वो लंबा देखने को मिलेगा और U वेव देखने को मिलता है। U वेव भी हमारा T वेव का ही दूसरा रूप है, लेकिन प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन के कारण हमें वहाँ पे दो वेव देखने को मिलता है, T वेव देखने को मिलता है, वेव और U वेव देखने को मिलता है, और ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा। QRS कम्प्लेक्स जो है QRS S जो बनता है और T बनता है, उसमें डिप्रेशन नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि जब रिपोलराइजेशन स्लो हो जाएगा तो हमारा जो ग्राफ रहेगा वो नीचे चला जाएगा, जिसके रिपोलराइजेशन स्लो हो जाता है, जिसके कारण से ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा, T इन्वर्स देखने को मिलेगा, उल्टा देखने को मिलेगा, और U वेव देखने को मिलेगा। यह सब एक ही कारण से मिलता है, क्योंकि रिपोलराइजेशन हमारा स्लो हो गया, हार्ट का रिलैक्सेशन स्लो हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया, लंबा हो गया, जो कि 0.12 सेकेंड में होना चाहिए वह 0.2 सेकेंड में होने लगा है, जिसके कारण से वहाँ पे दो वेव देखने को मिलने लगा और ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक ना। ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। और
पहला जो ऑप्शन टॉल पीक टी वेव कह रहा है, यह हमें टॉल पीक टी वेव लंबा हमें कब देखने को मिलेगा, ठीक है। और पीक मिस लंबा, टॉल मिस लंबा और पीक मिस नेरो जब पतला हो जाएगा कब देखने को मिलेगा, जब अचानक से रिपोलराइज हो जाएगा, अचानक से हमारा हार्ट जो है रिलैक्स हो जाएगा, तो वह कब देखने को मिलेगा, जब पोटेशियम ज़्यादा होगा। जब पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा तो अचानक से रिपोलराइज हो जाएगा, पोटेशियम कम था तो देरी से रिपोलराइज हो रहा था, तो ये हमें हाइपरकैलेमिया में देखने को मिलेगा या हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलेगा। इसका रेशनल देखें तो कह रहा है ईसीजी चेंजेस ड्यूरिंग हाइपोकैलेमिया स्लो होता है, ठीक ना। फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव, फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव, फ्लैट मीन्स बराबर हो जाता है क्योंकि हमारा रिपोलराइजेशन स्लो हो गया था, और या तो उल्टा हो जाएगा, टी वेव उल्टा हो जाएगा। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा, धंसा हुआ देखने को मिलेगा। एंड प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलेगा, यू वेव देखने को मिलेगा हमें प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन के कारण। तो सबसे याद रखने का तरीका हाइपोकैलेमिया में सब कुछ कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। एसटी कम हो गया हमारा, डिप्रेस हो गया, टी वेव भी कम हो गया, और एक एक्स्ट्रा यू वेव हमको देखने को मिलेगा, हाइपो में कम हो जाता है। और ईसीजी चेंजेस ड्यूरिंग हाइपरकैलेमिया के द्वारा टॉल पीक टी वेव टॉल हो जाता है, लंबा हो जाता है, क्योंकि रिपोलराइजेशन फास्ट हो जाए, अचानक से हमारा जो हट रहता है रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण से हमारा ग्राफ तुरंत ऐसे बनता है, लंबा हो जाता है, टी वेव लंबा हो जाएगा और नेरो हो जाएगा, यह जो है नेरो हो जाता है। टी वेव टॉल पीक टी वेव हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट पी वेव हमारा फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सोडियम जो हमारा डीपोलराइज कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा था, उसे हमारा पोटेशियम डिस्चार्ज कर देता है, और वहाँ पे भी हमें रिपोलराइजेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण से पी वेव जो ऐसे रहता है वह फ्लैट देखने को मिलेगा। और वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब हमारा अचानक से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसे भी ज़्यादा पोटेशियम के कारण वह स्लो हो जाता है, जिसके कारण से हमें वाइडन क्यूआरएस देखने को मिलेगा, ठीक ना। जो ऐसे होता है हमें इस तरह से देखने को मिलेगा, वाइडन क्यूआरएस देखने को मिलेगा। हाइपर में सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, जो क्यूआरएस का जो साइज था वह ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक ना। टी जो है वह ज़्यादा, टी वेव जो है हमें पीक देखने को मिलेगा, लंबा देखने को मिलेगा, क्योंकि रिपोलराइजेशन का समय कम मिला, अचानक से रिपोलराइजेशन हुआ, जिसके कारण से लंबा देखने को मिलेगा। तो 19 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो कह रहा है टॉल टेंटेड टी वेव लंबा है, एंड वाइडन क्यूआरएस वाइडन है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वह चौड़ा हो गया है, वाइड हो गया है। यह कब देखने को मिलेगा, यह हाइपरकैलेमिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। यह हाइपरकैलेमिया, यहाँ पे एक हाइपोनेट्रीमिया देखने गया, हाइपरफॉस्फेटेमिया से कोई रिलेशन नहीं है, यह इलेक्ट्रिकल जनरेट नहीं करता है। हाइपरग्लाइसेमिया से कोई रिलेशन नहीं है, यह इलेक्ट्रिकल जनरेट नहीं करता है। हाइपोनेट्रीमिया है एक, हाइपोनेट्रीमिया में बहुत ही कम ईसीजी चेंजेस देखने को मिलता है। हाइपोनेट्रीमिया हो जाए, इसमें बहुत ही कम ईसीजी चेंजेस देखने को मिलता है। हाइपरकैलेमिया में हमारा टी वेव टॉल हो जाएगा, क्योंकि रिपोलराइजेशन का समय बहुत ही कम मिला, और वाइडन क्यूआरएस हो जाएगा, क्योंकि उसने सोडियम के कंडक्शन को डिप्रेस्ड कर दिया, जिसके कारण से वह स्लो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और वह हमें वाइड देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम लोग अगले पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। व्हिच ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स वुड बी एन ईयरली इंडिकेशन दैट द पेशेंट सीरम पोटेशियम लेवल इज बिलो। सबसे पहले कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा जिस पेशेंट में सीरम पोटेशियम लेवल कम रहेगा, जिस पेशेंट में सीरम पोटेशियम लेवल कम रहेगा, तो उसमें सबसे पहले कौन सा साइन देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए तो कह रहा है स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, डायरिया, मसल वीकनेस इन द लेग्स, टिंगलिंग इन द फिंगर्स। तो इसमें से आप ऑप्शन कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन। अगर पोटेशियम लेवल कम हो जाए तो सबसे पहले कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। कैसा लगा पूरा लेक्चर, कैसा लगा पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन एक्सप्लेनेशन, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।